ठीक है, तो ये देख लिया। अब बेसिकली मेरे पास कुछ पॉइंट्स की हम और बात कर लें। तो ये अपना है मिरर, ठीक है। इसको अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने बोला है सुपर इम्पोजिबल, है ना। इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि अगर स्पेलिंग वगैरह गलत होती है ना तो उसे आप लोग देख लेना, ठीक है। सुपर इम्पोजिबल, ठीक। तो ये सारा कांड, तो हमने क्या देखा, एक बार मैं इसको थोड़ा सा समअप करता हूँ। हमने ये देखा ना कि भाई साहब सन से लाइट आ रही है, ठीक है। अब जो सन से लाइट आती है, बेसिकली लाइट के मेरे पास कई दो नेचर होते हैं बेसिकली, एक तो पार्टिकल नेचर एंड अवर वेव नेचर, है ना। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास होते हैं जिससे कि अपन लोग पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली लाइट मेरे पास क्या है ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। मतलब एक ऐसी वेव चीज़ें जिससे प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइट तो भाई साहब अर्थ के ऊपर से आ रही है, वहाँ तो मीडियम है ही नहीं, है ना। एंड उसके अंदर क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरीके से मोशन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। एंड यहाँ पर क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस तरीके से, एंड अवर मैग्नेटिक फील्ड होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड वेव प्रोपोगेशन इसके परपेंडिकुलर होता है ना। ये सब बात आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, ठीक। तो हमारे पास क्या कांड है ना, हम चाहते हैं कि भाई साहब किसी एक डायरेक्शन का जो मूवमेंट है वो मुझे मिले, है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने ये यूज़ किया यहाँ पर पोलराइज़र। क्या यूज़ करते हैं हम, पोलराइज़र। अब पोलराइज़र डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हम एक बात करते हैं जो फेमस है, निकोल प्रिज्म। तो ये क्या किया ना कि लाइट को पोलराइज़ किया और किसी एक डायरेक्शन का जो मूवमेंट है ना वो मुझे मिला। तो हम देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास जो वर्टिकली जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, अगर उसका मूवमेंट मिलता है तो ये जो लाइट मुझे मिली इसे हम बोलते हैं पीपीएल, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। अब बेसिकली कंपाउंड ने क्या किया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने क्या किया, अगर इसकी टेंडेंसी कुछ ऐसी है ना कि ये इस पीपीएल की लाइट पे इफेक्ट डालता है ना। अब इफेक्ट डालने का मतलब ये है कि भाई साहब या तो क्लॉकवाइज उसे बेंड करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर क्लॉकवाइज करता है तो हम बोलते हैं भाई साहब ये जो क्लॉकवाइज बेंड करने का जो तरीका है, अगर क्लॉकवाइज बेंड किया तो इस चीज़ को समझते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल के, है ना। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है यानी कि लेफ्ट में तो हम बोलते हैं लिवो रोटेटरी, है ना। एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी को अपन लोग प्लस से एंड लिवो रोटेटरी को अपन लोग माइनस से शो करते हैं, है ना। अब क्या होता है ना, इसके बाद भी मेरे पास आई पीस लगा होता है जिससे कि अपन लोग देखते हैं कि कितने एंगल पे भाई साहब इस कंपाउंड ने कितने एंगल पे मूवमेंट किया है, कितने एंगल पे पीपीएल को मोड़ा है ना। बेसिकली वहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन का भी थोड़ा सा फंडा होता है, ठीक है ना। तो वो सारी बातें, एंड फिर हमने समझा अच्छा अगर ये कांड कर देता है ये कंपाउंड तो हम बोलते हैं भाई साहब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लियो रोटेटरी मुझे मिलता है, बैंड करता है लाइट को, तो हम क्या बोलते हैं भाई साहब ये कंपाउंड अपना ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि है ना, एक सफिशिएंट कंडीशन मेरे पास ये इंपॉर्टेंट कि मॉलिक्यूल में कायरलिटी होनी चाहिए। कायरलिटी का मतलब अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक का, है ना, उसके मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूल है जो कि इसका मिरर इमेज है, अगर इसको उठा के हम इसके ऊपर रखें ना तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, है ना। मतलब कि सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, कुछ इस साइड का ऐसे उठा के रखोगे तो बिल्कुल प्योर ढकेगा नहीं, है ना। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस अगर हैं तो हम बोलते हैं भाई साहब ये कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। ऑर्गेनिक के केस में कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी, है ना। अगर ऐसा होता है, देखिए मिरर इमेज इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, है ना, सुपर इम्पोज करेगा, है ना। तो अगर सुपर इम्पोज करता है तो भाई साहब इन्हें हम बोलते हैं नॉन कायरल ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर कायरलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो मेन फंडा क्या मेरे पास है ऑप्टिकली एक्टिव होने के कंपाउंड का, उसके अंदर कायरलिटी होनी चाहिए, है ना। अब कायरलिटी अपन लोग ऐसे तो चेक करेंगे नहीं, कायरलिटी चेक करने का भी मेथड है। अब कायरलिटी के लिए मेरे पास ये कंडीशन है कि अगर मेरे पास कंपाउंड में एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, एसिमेट्रिक सेंटर हो, तो वो मॉलिक्यूल मेरे पास कायरल होगा, है ना। अब एक नया पॉइंट आ गया, है ना। बेसिकली अपन लोग लिखेंगे कुछ नहीं, क्योंकि लिखने लगेंगे ना तो बहुत ही लेक्चर लंबा हो जाएगा, समझने का काम हम लोग करते हैं बस, ठीक है। आप देखो ज़रा, है ना। तो एक वर्ड यूज़ होता है अपने ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में, एसिमेट्रिक, है ना। एसिमेट्रिक कंपाउंड में बोल दो, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक। या फिर इसी को बोलते हैं अपन लोग, देखते हैं एक और पॉइंट इसका, एक और अगर मान लीजिए कोई मेरे पास सेंटर है, कार्बन सेंटर है, इससे अगर चार वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी इसकी, अगर यहाँ से ना 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों इस कार्बन से ना इस तरीके से, तो ये जो सेंटर होता है ना इसे हम बोलते हैं
कायरल सेंटर, दिस सेंटर इज़ नोन एज कायरल सेंटर। अब बेसिकली हमारे लिए ना ऑर्गेनिक में कायरल सेंटर कार्बन होने वाला है, तो हम बोल देते हैं भाई साहब कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है। कहीं भी हो सकता है भाई साहब, कोई ऐसा सेंटर जिससे कि जो लगने वाले ग्रुप्स हैं वो सभी डिफरेंट ग्रुप्स हो, एंड ये सेंटर भाई साहब ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ये कंडीशन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर जिससे कि चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो, तो भाई साहब इस सेंटर को मैं बोलता हूँ कायरल सेंटर, है ना। अपने ऑर्गेनिक के केस में ही हमेशा कार्बन होगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग कायरल कार्बन, ठीक है। एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं, एंड जो ये मॉलिक्यूल होगा ना इसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें ना कोई भी सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब पता है ना कि आप किसी एक एक्सिस के अबाउट उसे कट करो तो जो दोनों पार्ट मिलते हैं ना वो बिल्कुल सिमिलर दिखने चाहिए, ठीक। अगर मैं कुछ इस केस में बना दूँ, एक मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, तो आप देखो समझाने के लिए, अगर कुछ मैं अगर ऐसा बनाता तो इसमें देखिए सिमेट्री है, इस अबाउट सिमेट्री है, इसको अगर कट करोगे तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे ही नीचे भी है ना। तो यहाँ पे सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, है ना, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कपड़ा कहाँ गया? तो अगर सिमेट्री नहीं है ना, इस तरीके से एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अगर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो ज़रूर इसमें कायरलिटी की प्रॉपर्टी होगी। अब इसका मिरर इमेज आप देख लो, मिरर इमेज, और उसको उठाकर इसके ऊपर रखो तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। आप देखो CHO COH CH2OH H, इसका आप मिरर इमेज देखो, मिरर में कैसा दिखेगा, OH CH CHO CH2OH। बेसिकली इस कंपाउंड को ना अपन लोग रोटेट कर सकते हैं, है ना, इसको रोटेट कर सकते हैं, मतलब कि इससे अपन लोग डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। वही वाली बात, इस चौक को आप इधर से देखो, आगे से देखो, पीछे से कहीं से भी देखो, तो ये तो वही रहेगा ना, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। तो वैसे यहाँ पर है, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे 180 डिग्री 120 डिग्री पे मूव कर सकते हो, ठीक है, सुपर इम्पोज कराने के लिए कि सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अब आप देखो, इसको उठा के इस पर रखो तो भाई साहब क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो भाई साहब ये कायरल मॉलिक्यूल होगा एंड इसमें कायरलिटी एग्जिस्ट करेगी। अगर कायरलिटी है तो भाई साहब ये दोनों मॉलिक्यूल्स सेपरेटली इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। ये कांड होगा, इसे हम बोलते हैं ग्लिसैल्डिहाइड। बेसिकली ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो अपन लोग पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूलर चैप्टर में, इसका नाम है ग्लिसैल्डिहाइड, है ना, बस बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे अपन लोग अच्छे से। तो हमने ये समझा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है। इसका मतलब ये है भाई साहब ना कि अगर मॉलिक्यूल में हम लोग, अब ये एक्स्ट्रा बात हो रही है ना, अगर अपन लोग मॉलिक्यूल में सिमेट्री वाले एलिमेंट को देख ले, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ना सिमेट्री होती ही नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ पे एसिमेट्री होगी। अगर एसिमेट्री होगा तो कायरलिटी एग्जिस्ट करेगी, अगर कायरलिटी है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में कैसे कैसे सिमेट्री हो सकती है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मॉलिक्यूल में मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, बेसिकली ये सिमेट्री वाले पार्ट है। तो इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है बेसिकली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अपन लोग POS चेक करते हैं कंपाउंड में, प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS चेक करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ये होता है तो भाई साहब सिमेट्री हो गया मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया तो वहाँ पे कायरलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कायरलिटी नहीं होगा तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, है ना। तो हमने ये देखा ना कि अगर किसी कंपाउंड में एकमात्र अगर एक ही कायरल कार्बन होता है ना, एक ही कायरल कार्बन हो, ये कंडीशन है, अगर एक ही कायरल कार्बन होता है तो भाई साहब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। लेकिन एक ही होना चाहिए, अगर दो हो जाएंगे तो उसके लिए कंडीशन नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन भी है ना, टर्सरी एमीन का। बेसिकली टर्सरी एमीन में ना एक ही कायरल सेंटर है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बेसिकली वहाँ पर ना फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट आता है, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक। तो हमने ये समझा कि अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है, इस तरीके के सेंटर जहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो भाई साहब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कहानी ख़त्म। अब देखो जो NCERT में दिया है ना एग्जाम्पल, उसको लेके समझते हैं। उसमें दिया प्रोपेन टू ऑल एंड ब्यूटेन टू ऑल। तो एक कहानी दी गई है प्रोपेन टू ऑल को लेकर, है ना, इस तरीके से। एंड मेरे पास
वही अपना वेज डैश फॉर्मूला यूज़ हुआ है। वेज डैश तो जानते ही हो आप, ठीक है। ये अपना एच ओ एच, ठीक है। 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ये हुआ। तो ये हुआ सॉलिड वेज। इसका मतलब कि CH3 एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, डैश का मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ जिससे कि मैं इसका मिरर इमेज आपको शो कर सकूँ। अगर इसका अपन लोग मिरर इमेज देखें ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, क्यों, ये जाएगा इस तरफ, शीशे में देखना है इसे, है ना, एंड ये हो जाएगा कुछ ऐसा, CH3 डैश वाला, एंड अपना कार्बन ये हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा होगा, अभी इसको उठा के इस पर रखो तो आप बोलोगे भाई साहब नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्यों, ऐसे उठा कर रखो, सुपर इम्पोज तो नहीं कर रहा है। लेकिन इस बंदे को ना अपन लोग मूव करा सकते हैं 180 डिग्री पे। अभी हमने बोला ना सुपर इम्पोजिबल है या नहीं, वो कंपाउंड को अपन लोग मूव करा के चेक करते रहते हैं, है ना। अगर इसको आप लोग ना 180 डिग्री पर मूव कर दो, 180 डिग्री पर, ठीक है, पूल बिल्कुल ऐसा, तो ऐसा ही दिखेगा, दिख रहा है ना। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो आप, CH3 मोड़ के देख लो, ऐसे मोड़ोगे तो ऊपर जाएगा वो, ठीक है। एंड ये सेम टू सेम ना अपन लोग को ऐसा दिखने वाला है, ये 3D में आपको दिख जाएगा। मॉलिक्यूलर मॉडल्स जो अपने पास आते हैं, मॉडल्स में आप लोग मूव करके देख सकते हो, ये H एंड ये OH हो गया। तो अब देखो, अगर मैं इसको A बोल दूँ, इसको B बोल दूँ, इसको मैं C बोल दूँ, तो A एंड C क्या है ना, A एंड C मेरे पास कैसा है, सुपर इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोजिबल। अगर सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो यहाँ पे कायरलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब कि ये क्या हो गया, नॉन कायरल हो गया। अगर नॉन कायरल हो गया तो भाई साहब यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये नहीं है, यहाँ पर कायरलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास समझाने का थोड़ा सा मेथड था। तो ये हमने देखा किसमें, प्रोपेन टू ऑल में, ठीक है। तो ये कहानी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक बात हमने ये समझी ना कि इस कार्बन से देखो आप, दो ग्रुप सेम थे, इसका मतलब कि एक कायरल कार्बन है ही नहीं। एक चेक करने का हमारे पास मेथड, अगर एक कायरल कार्बन होता है तो भाई साहब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे कायरल कहाँ है, इस कार्बन से देखो दो ग्रुप सेम है, तो जब दो ग्रुप सेम है तो सुपर इम्पोज कर ही जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। अब इसी पे अगर मैं डिफरेंट ग्रुप चिपका दूँ ना, है ना, तो वहाँ पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। मेन हमारे लिए क्या है, सुपर इम्पोज ना करें, तब मैं बोलूँगा भाई साहब कि वो कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी होगा एंड मेरे पास अपना कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना कांड हो गया। अब देखो आप, उसको हमने रोटेट किया, ठीक है, 180 डिग्री पे।